हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान सुनिएगा, मैंने ऑलरेडी सीबीएसई वाले लेक्चर में कवर कर दिया है इसके बेसिक्स। तो आज हम इसकी डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। हम विल स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस ऑफ मेंस एंड एडवांस। तो ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि डाइपोल क्या होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस एंड प्लस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर, है ना। तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हमने एक टर्म बनाया है P, वो होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है गाइस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और यूनिट क्या होने वाली इसकी, यूनिट क्या होने वाली, कूलम इनटू मीटर। और तीसरी बात, नेट चार्ज हमेशा डाइपोल पे क्या होता है हमारा, जीरो होता है गाइस, जीरो होता है। सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या है, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही नहीं दिखाई देगा आपको डाइपोल। जैसे कि एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं, लो एग्जांपल। आपको बोला है ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के यहां पे रखा है -2q, और बेटा जी यहां पे रखा है +q, यहां पे रखा है +q, और आपसे बोला है कि फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप पहले चेक करो कि डाइपोल है कि नहीं। नेट चार्ज जीरो है कि नहीं सिस्टम पे, बिल्कुल है। नेट चार्ज जीरो है सिस्टम पे, -2q प्लस प्लस कैंसिल आउट जीरो हो गया, यानी डाइपोल तो है। तो इसका एक -q इसको देके एक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ खींच देगा, और इधर का एक माइनस इसको इस तरफ देके क्या बन जाएगा, दूसरा डाइपोल बन जाएगा। और दोनों के दोनों डाइपोल जो है आपके इक्वल हैं, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड वाइज वी कैन से सर Q इंटू सेपरेशन। सेपरेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, वहां पे L लिखा है, तो ये 12 अपनी हमने क्या लिया है, डेरिवेशन को इजी करने के लिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो सर यहाँ पे ये दो वेक्टर हो गए, वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये 60 डिग्री। और आपको ये भी पता चल गया सर दो वेक्टर इक्वल हैं और एंगल 60 डिग्री, तो आंसर आ जाता है कितना, √3P। अगर आप सॉल्व करके देखें तब भी आ जाएगा। ऐसे करके P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 बेटा जी cos 60 डिग्री। तो यहां पे आप देखोगे सारी चीज बराबर है, बराबर है तो फटाफट फटाफट लिख देते हैं ऐसे करके, सर P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 कितना होता है, हाफ। तो 2 से 2 निपट गया, आंसर आ गया √3P। तो आंसर आ गया √3P Q इंटू L, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ले लिया मैंने। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में तो नहीं आएगा, परंतु इस क्वेश्चन बोर्ड्स में जरूर आ जाएगा। तो इसको छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सीधे सीधे मैं फॉर्मूला बताता हूँ, ऑलरेडी सीबीएसई लेक्चर में कवर कर चुका हूं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फॉर्मूला समझेंगे और क्वेश्चन समझेंगे। तो डाइपोल का एक्सियल क्या होता है, मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। तो ये रहा मेरा डाइपोल, ये -q प्लस q, बेटा जी 2L इसके सेपरेशन है दोनों के बीच का। ये इसकी कहीं पर एक्सिस है, ये हमारी क्या है, एक्सिस का P पॉइंट, जहां पे आपको बताना है फील्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसकी, ये स्मॉल r होती है हमेशा सेंटर से, कितनी होती है, स्मॉल r। तो बेटा जी यहाँ पे अगर आप डाइपोल लिखेंगे, एक्सियल की फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, डाइपोल से एक्सियल फील्ड का क्या निकलता है, तो वो आता है हमारा K2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक और बात नोटिस करो, डाइपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है हमारा, x की तरफ। डाइपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है हमारा, यानी कि P जो है, ये P पॉइंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे से A ले लीजिए। चलिए, डाइपोल इधर जा रहा है और नेट फील्ड भी हमारी इधर जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई, 0 डिग्री, ठीक है, नेट। ये तो ये जो फॉर्मूला निकला है, ये हमारा हो गया जनरल केस। क्या हो गया हमारे पास, जनरल केस। ध्यान रखिए कब लगेगा ये, जब इसका गैप और इसका गैप, मतलब ये जो गैप है और ये सेंटर से जो दूरी है उस पॉइंट की, अगर सेम यूनिट्स में है, मतलब ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो बेटा यही लगेगा। और शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम बात करें तो उस केस में जो R होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है।
तो एल स्क्वायर से छोटा, तो इस केस में एल स्क्वायर को हम कर लेते हैं 0। तो उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला बन गया ई एक्सेल का K2P/R3। ध्यान रखना बेटा जी, एक बात मैं समझा दूं आपको, पेपर में मेंस में तो कभी नहीं बोलता कि शॉर्ट डाइपोल है, आपको खुद पता करना पड़ता है। R3 है, ये 0 हो गया, ये इधर एक कट गया, ठीक है, समझ आई बात। ये हो गया हमारा एक्सेल का केस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इक्वेटोरियल लाइन का। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं सीबीएसई में कवर कर चुका हूं, जिसको समझना है वहां से देख ले जाके। देखिए अब यहां देखो, ये हमारा अगेन डाइपोल -q + q, और ये सेपरेशन है हमारा। बेटा जी मान लो कि हमने ना यहां जाके एक पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन, मतलब एक ऐसी लाइन जो बीच से पास होगी और परपेंडिकुलर टू द दिस डाइपोल की लेंथ, तो इसे हम r बोलते हैं। इस पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो एक्चुअली में इधर जाती है। इधर क्यों जाती है समझना मेरी बात गौर से, एक सेकंड होल्ड करके सारे के सारे यहां देखेंगे। भाई इसकी फील्ड ऐसे जाएगी, इसकी फील्ड ऐसे आएगी, नेगेटिव है, तो इसका एक कंपोनेंट जो ऐसे होगा इधर की तरफ आएगा और एक ऊपर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा और एक इधर आएगा। तो डेरिवेशन मैंने समझा रखा है। तो यहाँ पे ये क्यों समझा रहा हूं पता है, मैं डायरेक्शन समझाने के लिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 0, यहां पता होना चाहिए डाइपोल की डायरेक्शन किधर जा रही है, इस तरफ। तो बेटा जी ई और पी कैसे हो गए, एंटी पैरेलल, तो थीटा कितना बन रहा है, हम कह सकते हैं सर ई जो है ई इज एंटी पैरेलल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में समझने के लिए, एक और अभी टॉपिक आने वाला है इसके, एंटी पैरेलल टू पी। तो बेटा जी थीटा हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बना था हमारा, फॉर्मूला बना था ई इक्वेटोरियल का, इट वाज K/P/R² प्लस L² की पावर कितनी थी 3/2 बेटा जी। यहाँ पे R नहीं था, ऊपर R नहीं था ना, हाँ चेक कर लेते हैं भाई, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, सही है। चलिए तो ये हो गया आपका जनरल डाइपोल का केस इसमें, ठीक है। और शॉर्ट डाइपोल के लिए अगेन, और शॉर्ट डाइपोल वही कर लेंगे सर, R² बड़ा है हमारा L² से, तो L² हो गया हमारा 0, तो यहां से E कितना हो गया मेरे पास K/P/R3। ये फॉर्मूले पे अभी क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक और केस समझाना है मुझे, फटाफट छापो फिर अगला बताता हूं। देखो अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर लो कि दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, एक्सेल में 2 आ रहा है और इक्वेटोरियल में सिर्फ KP आ रहा है, मतलब 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ई एक्सेल जो है एक तरीके से ट्वाइस है ई इक्वेटोरियल के, ठीक है। ये भी काम आ सकता है पेपर में कहीं ना कहीं, तो इसको भी छाप लो आप। देखो नेक्स्ट है आपका जनरल पॉइंट, यानी किसी भी एंगल पे, पिछली बार में एक्सेल में 0 एंगल था, इसमें 90 डिग्री था, अब हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा ड्राइव करके भी समझाऊंगा शॉर्टकट में, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, तभी आपको शायद याद रहेगा लंबे समय तक। ये -q है, ये +q है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इसका डाइपोल मोमेंट कहां जा रहा होगा, इस तरफ, यानी ये वेक्टर ऐसे जा रहा होगा बेटा जी। सेंटर पे बिल्कुल यहां से एक लाइन खींच लो, यहां पर सर लाइन खींच ली मैंने, ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेते, नहीं तो डायग्राम में दिखेगा नहीं फिर। ये अब सोचो कि ये थीटा बना के बैठा है, हमें निकालना कहां पर है, P पॉइंट पे। अच्छा एक लॉजिक समझो, इसको P नहीं लिखता, नहीं तो P कंफ्यूजन होती है, A लिख लेता हूं। मेरी बात ध्यान सुना भाई, ये डाइपोल एक वेक्टर है और इस बार हमारा एंगल थीटा है, वो हो सकता है 45, कुछ भी हो सकता है। तो इसने इसकी तरफ कुछ कंपोनेंट दिया होगा, तो इस तरफ क्या कंपोनेंट आने वाला है, P cos थीटा, और बेटा जी इसके इस तरफ क्या आने वाला है, P sin थीटा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा हमें लेकिन यहां बताना है फील्ड, हमें यहां बताना है फील्ड, यहां पे खड़े होके ये डाइपोल मोमेंट इस वाले पॉइंट के साथ साथ जा रहा है। तो अभी याद करो, डाइपोल मोमेंट और फील्ड साथ साथ जाता है तो कौन सा केस बनता है, एक्सेल केस बनता है। क्या बनता है भाई, एक्सेल, यानी डाइपोल मोमेंट इस डिस्टेंस के साथ जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, ये रहा मेरा -q, ये रहा मेरा +q। अगर आप यहां कहीं फील्ड देख रहे थे तो बेटा जी यहीं जा रही थी आपकी फील्ड और यहीं जा रहा था आपका डाइपोल मोमेंट। तो जब डाइपोल मोमेंट और फील्ड एक साथ जाती है तो इसे बोलते हैं हमारा क्या बन गया, ये एक्सेल केस,
यानी इधर जा रहा है ई एक्सल, ई एक्सल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या है, यही देख लो, यहां पर, यहां देख लो, ये बेटा जी इसकी फील्ड कहां जा रही थी, इस तरफ। यानी इक्वेटोरियल वाले केस में आपकी जो फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट से उल्टा था। कैसा था, उल्टा। और ये जो फील्ड है इसके क्या थी, परपेंडिकुलर। तो गौर से देखो, अगर मैं यहां पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा सर ये ई एक्सल है और ये बन जाएगा हमारा ई इक्वेटोरियल। क्यों, क्योंकि ये इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है और इस डाइपोल के ऑपोजिट है। समझ में आई बात। यानी इसका एक हिस्सा चला गया एक्सल लाइन पे और एक हिस्सा चला गया इसका इक्वेटोरियल लाइन पे। दिस इज व्हाट इक्वेटोरियल लाइन फॉर दिस डाइपोल मोमेंट। सो हम कह सकते हैं कि सर हमारा नेट फील्ड कहीं कुछ यहां आएगा और इसे बोलेंगे ई नेट इस पॉइंट पे, और इसे मैं नाम दे दूंगा अल्फा या फाई। चलो फाई देते हैं, फाई वुड बी बेटर। ये तो अब गौर से देखो, ई एक्सल और ई इक्वेटोरियल दो वेक्टर हो गए हमारे। इन दोनों के बीच में ओवरऑल एंगल कितना है, ओवरऑल एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उसका नेट रिजल्टेंट कैसे निकलता है हमको बताओ। इसका नेट निकलता है ई एट पॉइंट ए, वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर और ई एक्सल का स्क्वायर। समझ में आई बात। मैथ्स वाला पोर्शन है, खुद से सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आंसर लिख रहा हूं। आंसर आएगा के पी बाय आर क्यूब और ब्रैकेट में आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला रट लेना, बहुत काम का फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस के अंदर। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल केस। ठीक, अच्छा अब एक और बात कि सर यहां एंगल थीटा है बट यहां एंगल फाई है, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बोलूं tan फाई, डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहां चल रहा है हमारा ए। बेटा जी यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा tan फाई। ध्यान से देखो, अगर यहां देखो तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, परपेंडिकुलर में जा रहा है ई इक्वेटोरियल, बेस में जा रहा है ई एक्सल। तो ई क्या है हमारे पास, इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सल। तो बेटा जी ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा एक और बात, यहां पे तुम क्या लेने वाले हो, ई इक्वेटोरियल को, ई इक्वेटोरियल को क्या लोगे पता है आप लोगे के पी साइन थीटा बटे आर क्यूब अपॉन में के 2p कॉस थीटा बटे आर क्यूब। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पी नहीं आएगा, कॉम्पोनेंट आएंगे यहाँ पर। तो ये सब कुछ कैंसिल होके क्या आ रहा है, 1/2, एक मिनट ये आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, tan फाई इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। बेटा जी ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। ये एंगल, दो एंगल के बीच का रिलेशन बन गया। ये एंगल जो यहां से बन रहा है एक्सिस से, और वो एंगल अलग होगा, ध्यान रखिएगा, सेम नहीं होगा, सेम मत चिपका देना, है ना, सेम मत चिपका देना, कहीं भी ये एंगल दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले आ गए। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, यहां पे जब भी रखोगे तो ये और ये यहां से रखना है, ये रखना है। समझ में आई बात, आई थिंक इट इज क्लियर। छाप लो जल्दी से। अब देखो जरा क्वेश्चन समझते हैं, 2-3 से पहले समझो कि मान लो ये क्वेश्चन था, यहां पे ऐसे करके नेट फील्ड दे रखी है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी ये नेट फील्ड है, ठीक है, और ये हमारा थीटा है गाइस, ये हमारा थीटा है, एक्स और वाई, ठीक है, ऐसे करके बोला हुआ है। और डाइपोल जो मूवमेंट जा रहा है वो ऐसे कुछ जा रहा था, कुछ यही जा रहा था ना, मैं देख लेता हूं मैं जरा। हाँ, डाइपोल मूवमेंट हमारा इस तरफ जा रहा है पी, ये थीटा है, ठीक। तो आपसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई पूछा है, और पूछा है कि नेट फील्ड वो बता दो, नेट फील्ड बता दो, इसका मैग्नीट्यूड बता दो, और आपको एंगल बताना है, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। पहले ना एक लाइन खींचो ऐसे, और एक लाइन खींचो ऐसे। ये जो लाइन है डिस्प्लेसमेंट की, ये पॉइंट है ना जहां पे पता करना था, ये नेट फील्ड है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बेटा जी, ये थीटा, तो ये कितना होगा, तो बेटा जी ये कितना होगा, बोलो 90 माइनस थीटा। तो बेटा जी ये फाई है कि नहीं, ये फाई है कि नहीं, ये फाई है हमारा, क्योंकि हमेशा ई के जो एंगल होता है वो इस लाइन से देखा जाता है।
रिजल्टेंट फील्ड का एंगल इस लाइन से देखा जाता है। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया फाई। तो बेटा जी सॉल्यूशन में आप पहले पार्ट पे चलेंगे। सर मुझे पता है कि tan फाई जो होता है वो हाफ tan थीटा होता है कि नहीं। तो बेटा जी फाई क्या है, 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू हाफ tan थीटा लिख लीजिए आप। और ये क्या बन गया हमारे पास, cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 1/10 कर लो, इसको 10 से 10 स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू हाउ मच, √2 बेटा जी। अब मेरे को मिल गया एंगल, मिल गया, ये वाला एंगल मिल चुका है। तो कहानी कहाँ अटकेगी अब, सर नेट फील्ड जो होने वाली है, नेट फील्ड क्या होने वाली है भाई, नेट फील्ड हमारी होने वाली है E इज इक्वल टू अंडर सॉरी क्या था, KP/R³ ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिक्कत क्या है, वहां cos लिखा और यहाँ पे क्या है मेरे पास tan। तो हमें एक बात तो पता है ना कि भाई tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा जी परपेंडिकुलर कितना है, √2, तो बेस कितना है 1। और cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा क्या होता है सर, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बिल्कुल 10th लेवल की मैथ्स आ गई है यहाँ पर। तो मेरे को पता है कि सर बेस कितना है 1 है, सर 1 है कि नहीं। और हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, √2 का स्क्वायर यानी 2 और 2 प्लस 1 √3। बेटा 1/√3 कितना होता है, मुझे भी नहीं पता, इतना ही होता है। छोड़ो ना, सीधे पुट कर दो यहाँ पर, आप सीधे यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा KP/R³ ब्रैकेट में डालेंगे ऐसे करके 3 cos स्क्वायर थीटा, वही भाई cos थीटा 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 से 3 मर गया है कि नहीं भाई। तो 3 से 3 गया, 1 + 1 2, समझ में आई बात मेरी। आंसर क्या आ गया, √2 KP/R³। दिस इज R छोड़ दो, वेरिएबल में ही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत टफ नहीं था, थोड़ी सी मैथ्स थी इसके अंदर और थोड़ी सी फिजिक्स, ठीक है। छाप लो उसको। देखो जरा यहाँ पे सिचुएशन समझा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये एक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, यानी मान लो डायपोल ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमारी इस तरफ जा रही है और बोला है यहाँ पे एक +q चार्ज रखा हुआ है, +q चार्ज। बोला है फाइंड द फोर्स ऑन दिस +q ड्यू टू द डायपोल। तो बेटा जी बहुत सिंपल है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, q इंटू ई, और यहाँ पे E क्या लगेगा, E एक्सियल लगेगा। और कुछ ना दिया तो शॉर्ट डायपोल ही मान के चलिएगा। तो Q एज इट इज, और ये हो जाएगा K2P/R³, आंसर। फिर यहां देखो बहुत सिंपल है, ये कौन सा पॉइंट हो गया इस डायपोल का, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सर यहां पे क्या होगा, फोर्स Q इंटू ई इक्वेटोरियल। आसान क्वेश्चन है बहुत, KP/R³, आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट लगे हाथ इसके साथ, आपका ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लाइन है ऐसे करके जा रही है ऐसे, और यहां पे एक डायपोल है P1 और यहां पे एक डायपोल है विच इज P2। दो डायपोल है, ठीक है। क्या है, दो डायपोल है। मान लीजिए दोनों डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मेरे पास R है। कितना है, R है। आपसे पूछा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डायपोल्स। क्या दोनों एक्सियल लाइन पे है, बिल्कुल है सर, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लूं मैं जरा, कुछ सही है। दोनों के बीच का जो डायपोल का गैप है सेंटर टू सेंटर कितना है, R। आपसे बोला कि फोर्स बता दो। अब दिक्कत क्या है कि सर यहां तो एक पॉइंट चार्ज था, F=QE लगा दिया, यहां कैसे लगाओगे भाई, यहां तो डायपोल है, डायपोल में दो चार्ज होंगे। तो यहां पे एक नई अप्रोच लगानी पड़ेगी हमको। क्या लगानी पड़ेगी, टॉर्क वाला लगेगा क्या इसमें, इसमें टॉर्क लेना पड़ेगा। हाँ देखो अगला ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली टॉर्क के ऊपर है, तो पहले टॉर्क के फॉर्मूले समझ लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, टॉर्क जो होता है मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। अगर कोई डायपोल किसी फील्ड में है, अगर ये आपका डायपोल फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड वाली बात चली, यहां पर आपका डायपोल है, ये -q है आपका और ये +q है आपका,
ये माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू है। तो ये एंगल बना के बैठा है डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ जाएगा आपका ई के साथ। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो आके निकल के आता है पीई साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे पी क्रॉस ई। ई क्रॉस पी मत लिखिएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक। तो ई क्रॉस पी काम नहीं करता, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को वैलिड नहीं देता। तो खैर इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें दो तीन केस होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, और यहाँ पे रोटेशन की बात चले तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो सिंपल से लॉजिक है, फॉर्मूले को देख के भी पता चल रहा है कि जब थीटा या तो 180 हो या फिर जीरो हो तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी हमारी फील्ड अगर इधर जा रही है और आपका डाइपोल आपने इधर रख दिया, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो बेटा जी डाइपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ। तो एंगल कितना हो गया, जीरो। हम कह सकते हैं सर E इज पैरेलल टू P, तो थीटा हो गया हमारे पास 0 डिग्री, इसका मतलब टॉर्क हो गया हमारे पास 0, PE साइन 0। तो इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलेंगे समझना जरा। डाइपोल की प्रॉपर्टी होती है कि डाइपोल की मोमेंट अपने आप को फील्ड की तरफ रखना चाहता है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कहाँ है, फील्ड की तरफ है। अगर आप इस पॉइंट से इसको हल्का सा सुनिएगा, हल्का सा ऐसे बच्चों ऐसे ऐसे या ऐसे छेड़ देते हो तो ये वापस यहीं आ जाएगा। यानी इन दिस सिचुएशन वापस डाइपोल अपनी पोजीशन फिर से रिटेन कर लेगा, यानी अपनी फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट को आ जाएगा। इसलिए इस इक्विलिब्रियम को बोला हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसका, ठीक है। दूसरी बात, अनस्टेबल में क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि डाइपोल उल्टा रखते हैं, है ना। मान लीजिए ये आपकी फील्ड ऐसे करके और डाइपोल मेरा इधर, माइनस इधर प्लस इधर, तो बेटा जी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ। तो देखो E और P क्या है, एंटी पैरेलल। तो डाइपोल को जरा भी छेड़ोगे तो वो उस तरफ भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि डाइपोल हमेशा चाहता है अपने आप को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखना। तो बेटा जी यहाँ पे जो E है वो एंटी पैरेलल है, E इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है ये, एंटी पैरेलल टू P। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में टॉर्क की वैल्यू 0 ही आ रही है, बट ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम को, अपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है, वो नहीं कर पाता है। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 180। आंसर क्या हो गया, 0। टॉर्क दोनों में 0। इक्विलिब्रियम लग जाए तो भैया वो होना ही नहीं है, मतलब टॉर्क 0 हो जाता है, मतलब जहां इक्विलिब्रियम वो होता ही नहीं है। तीसरी बात क्या है सर, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क आपको साफ दिख रहा होगा, मैक्सिमम टॉर्क आपको साफ दिख रहा होगा जब 90 डिग्री होगा, यानी डाइपोल जो है आपका कुछ इस प्रकार रखना चाहिए, माइनस क्यू प्लस क्यू। गाइस ऐसे हो गया डाइपोल, चाहे नीचे की तरफ रख दो, चाहे प्लस माइनस ऊपर नीचे प्लस कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये प्लस जैसा लग रहा है, ये माइनस है, माइनस। तो यहाँ पे थीटा कितना हो रहा है हमारे पास, 90 डिग्री। तो ये देखो ध्यान से, थीटा 90, टॉर्क क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, PE साइन 90, दैट इज मैक्स हो चुका है हमारे पास। और जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अरे भाई जब काइनेटिक मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मिनिमम होगी, समझ में आई बात। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक छोटा सा क्वेश्चन एनर्जी को लेके था, बट फॉर्मूला मैंने अभी बताया नहीं तो नहीं बताऊंगा। नहीं पता, ऐसा था कि फाइंड द वर्क डन फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल, मतलब डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाना है। तो स्टेबल में क्या एंगल लेंगे, 0, अनस्टेबल में क्या लेंगे भाई, 180। फॉर्मूला क्या था उसका बताऊं, फॉर्मूला ये था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है cos θ2 माइनस cos θ1। और इसमें बस कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को 1 मिनट में आप कर सकते हैं। क्या, θ1 0 रखिए, θ2 180 रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये डिराइव करेंगे आगे चल के CBSE में, फिर यहाँ पे कहीं आएंगे तो बताएंगे। इतना क्लियर है, ठीक है, ओके। अब एक अच्छा जल्दी से, अच्छा नेक्स्ट है आपको नॉन यूनिफॉर्म। इस टाइप का जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये पहले कभी मेंस में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी समझाऊंगा इसमें क्या होने वाला है। तो आप समझो कि 2 केस हो सकते हैं, कि पहला केस नंबर 1 कहता है कि सर मान लीजिए ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है हमारा और ये प्लस क्यू है। अब मैं कह रहा हूं कि चलो इस तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है आपका, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन होगा, इधर वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, ऐसे उन्होंने दे दिया। और मैं कह रहा हूं डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर ले ली उन्होंने, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। अभी डाइपोल मूवमेंट जो जा रहा है हमारा, वो भी इधर जा रहा है। गौर से देखना ध्यान से, E और P दोनों के बीच में एंगल अभी भी क्या है,
जीरो है। क्या है? जीरो। अगर ई और पी के बीच में एंगल जीरो है तो बाय डिफॉल्ट टॉर्क क्या होगा? जीरो, है ना भाई। तो सर टॉर्क जो आ रहा है हमारे पास वो अभी भी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। बट एक बात बताओ, फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। इधर फील्ड ज्यादा है, इधर फील्ड कम है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, इधर वीक है। तो इस वाले चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा, बोलो। इसका फोर्स F1 मान लेते हैं और इस वाले पे फोर्स उल्टा लगेगा, F2 मान लेते हैं। तो बताओ बड़ा कौन है? सर F1 इज ग्रेटर देन F2। तो नेट फोर्स क्या हो गया डाइपोल पे? वो हो गया F1 माइनस F2 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि डाइपोल कहां चलेगा? राइट की तरफ चला जाएगा। यानी इस बार डाइपोल क्या कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है। डाइपोल टॉर्क नहीं कर रहा है। अरे टॉर्क कब लगता है? जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक ऐसे लगे फोर्स और एक ऐसे लगे, घूम जाएगा। जब तक लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेंगी, जब तक लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेंगी टॉर्क नहीं लगता है। जब भी दो फोर्स मिलकर टॉर्क बनाते हैं उसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। ध्यान सुन लीजिएगा मेरी बात, एक माइनस है एक प्लस है। इस पे देखो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे लगने पे टॉर्क तो नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की लाइन क्या है? सेम। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अरे यार ये वाला इसको इधर खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, दोनों की लाइन क्या हो गई? सेम। तो टॉर्क नहीं लगेगा। ऐसे कभी भी टॉर्क नहीं लगता है ना। ये तो टग ऑफ वार जैसा हो गया, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। परंतु अगर एक फोर्स इधर लग रहा होता और एक इधर, इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गई तो गोल घूम जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से नेट ये हो गया। तो डाइपोल कहां जा रहा है हमारा? डाइपोल मूव्स टुवर्ड्स राइट, है ना। अच्छा, तो इसमें हमने कंक्लूजन क्या निकलेगा? देखो इसे मोर टेक्निकल बातें क्या बोलेंगे कि सर डाइपोल आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशन नहीं हो रहा, मतलब नेट टॉर्क क्या है? जीरो। समेशन ऑफ नेट टॉर्क क्या है? जीरो। बट क्या नेट फोर्स जीरो है? नहीं है। हम बोलेंगे नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है भाई वो। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि नेट फोर्स F नेट समेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो गाइस। ठीक है, ये जो टर्म है ये समझ लो, जिसके आगे लग जाए इक्विलिब्रियम मतलब वो नहीं होने वाला। समझ में आई बात? हाँ, तो ये हो गया आपका पहला केस। छापो इसको जल्दी से। देखो अच्छा, इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात क्या बताने वाला था? देखिए ये केस 1 बन गया। केस 2 क्या बनेगा? इसी में थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, आप भी थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर मैं बोल दूं कि भाई डाइपोल मैंने उल्टा कर दिया, हाँ, या मैंने फील्ड उल्टी कर दी, तो मान लो अगर मैं इसको प्लस कर दूं या इसको माइनस कर दूं तो बेटा जी क्या होगा? उल्टा चला जाएगा। अब डाइपोल कहां जाएगा? अरे इस वाले पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज फील्ड से उल्टा चलता है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब इसकी नहीं, अरे बोलो, और इसकी किधर हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी। बोलो, तो बड़ा कौन है? F1। बट वो जा कहां रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये लेफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके साथ एक और चीज समझ लेते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। तो एक और चीज, क्वालिटेटिव स्टडी देख लेते हैं। मतलब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? आप समझो कि अगर मैं इसी को ले लूं, मैं कहूं कि सर जो फोर्स है, नेट फोर्स है, वो क्या होता है? QE होता है। QE क्या होता है? QE, है ना। तो मैं बोलूंगा सर यहां पर F2 माइनस F1 लिख लूं। F2 माइनस F1 लिख लें कि नहीं लिख लें? अच्छा, एक बात बताइए जरा, F2 माइनस F1 ये क्या होता है? QE होता है, राइट। क्या होता है? QE। और ये भी क्या होता है? QE होता है कि नहीं? तो एक बात बताओ, क्यों मैं बाहर ले लूं? अच्छा दोनों सेम आ जाएंगे, ऐसा तो पंगा हो जाएगा फिर यार। रोकना इसको जरा। नहीं देखो, अच्छा मैं समझ गया, ध्यान सुना। इसमें गलती क्या हुई थी कि फील्ड बराबर नहीं है इस केस में, फील्ड अलग अलग है ना। तो हम इसको ले लेंगे क्या? E2 माइनस E1। तो Q बाहर ले लीजिए और ये बन जाएगा हमारे पास E2 माइनस E1। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, इसमें L से और L से मल्टीप्लाई कर दो, तो Q इंटू L, ये डाइपोल का सेपरेशन मैंने L ले लिया फिलहाल। तो बेटा जी ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास P। क्या बन गया? P। और ये बन गया डेल्टा E। और इसको मैं लो डेल्टा R बोल दो चाहे तो,
इसको भी आर कर दो, आर को। किसको? इसको? हाँ। अच्छा मैंने आर ले लो, चलो यार। आर तो फील्ड पता करनी है ना हमको कहां पर। हाँ ठीक है चलेगा। तो यहां पर आ गया फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, सुनना गौर से, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये डायपोल मोमेंट हो गया। अच्छा फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो यहां पे तीन केस बनेंगे, एफ एक्स अलग बनेगा, एफ एक्स अलग बनेगा, वो हो जाएगा पी एक्स डी बाय डी एक्स हो जाएगा, है ना, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में। एफ आई क्या हो जाएगा? पी वाई डी बाय डी वाई, और एफ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास? पी जेड डी बाय डी जेड। ठीक है, फटाफट छाप लो इसको, है ना। देखो अच्छा ध्यान से एक क्वेश्चन बताता हूँ सीधे सीधा। पहले ये क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, मतलब हाँ एडिशनल से पहले तो नहीं, एक दो तीसरा क्वेश्चन था। अभी क्या है वो हटा दिया गया है, कोशिश करो एडिशनल एक्सरसाइज मिल जाए आपको। देखिए क्वेश्चन ये था कि डायपोल मोमेंट जो जा रहा है वो जा रहा है हमारा, नहीं फील्ड जो है आपकी वो आपकी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, और आपको दे रखा है डीई बाय डी जेड दे रखा है 10 सॉरी 10 देखना पड़ेगा वैल्यू यार, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, और डायपोल मोमेंट दे रखा है डायरेक्शन पी जेड दे रखा है जेड डायरेक्शन में -7 कूलम मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है, उसने लिखा भी है डायपोल जो है उसकी डायपोल मोमेंट जो है -z में जा रही है। अच्छा ओ एक गड़बड़ी हो गई है, ये प्लस में जा रहा है और ये इन नेगेटिव z में जा रहा है। ठीक है, आपसे बोला है फाइंड टॉर्क एंड नेट फोर्स। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे भाई। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा। अब देखो फील्ड हमारी z में है, फील्ड हमारी z में है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ये z, ये x और ये y, तो बेटा जी फील्ड जो है हमारी वो z की तरफ कहाँ है? प्लस z में है, मतलब ऐसे जा रही है फील्ड, इंक्रीज कर रही है ना, इंक्रीज लिखा हुआ है इंक्रीज। और डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है मेरा? नेगेटिव z यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे। दोनों में एंगल कितना बना? 180। तो 180 बना तो टॉर्क कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया भाई? 0 हो गया। तो टॉर्क हमारा 0। अब फोर्स निकाल लेते हैं। सर फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर टॉर्क 0 है तो फोर्स कुछ ना कुछ तो हो ही होगा, वेरिएबल फील्ड है। तो बेटा जी यहाँ लिखेंगे एफ जेड पी जेड डी बाय डी जेड। बहुत सिंपल हो गया फॉर्मूला क्वेश्चन। तो देखो पी जेड कितना दे रखा है? 10 की पावर -7, और डी बाय डी जेड कितना? 10 पावर 5। आंसर आ गया 10 पावर -2 न्यूटन गाइस। ठीक, इजी क्वेश्चन था, फटाफट छाप लो जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना दो डाइपोल है, बोला है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन बता दो। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है भाई? फोर्स। इतना ही पूछा था, फाइंड द इंटरेक्शन मतलब फोर्स। ये इसका फोर्स पे निकालो, चाहे इसका फोर्स इस पे निकालो। अब आप सोचोगे अरे सर फोर्स इक्वल टू होता है क्यू ई। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये एक डाइपोल, दोनों डाइपोल है, तो ये लगेगा ही नहीं। अब क्या लगेगा? अब लगेगा ये जो आपने अभी अभी पढ़ा ताजा। तो आप करेंगे क्या? F इज इक्वल टू पी डी बाय डी एक्स ले लो या डी आर ले लो, चलो आर लिखा है ना। अब लॉजिक समझना मेरी बात। अब चाहे तो इसका फोर्स इस पे निकाल लो, तो यहां पे आएगा P2, और इसकी फील्ड क्या होगी? इसकी एक्सिस। हाँ, तो अगर मैं करूं P1 की वजह से P2 पे या P2 की वजह से P1, तो P1 की वजह से इसकी फील्ड यहां, तो भाई यहां पे कहलाएगा 1 वाले की फील्ड। और E1 क्या होगा? एक्सेल, और एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? K2P बाय R3। बेटा जी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। डिफरेंशिएट करना आता है? R3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? R3 ऊपर जाके -3 का हो जाएगा कितना? -3x-2, ऐसा कुछ सही हो गया। तो ये हो गया -6kp, है ना, अपॉन बोलो R²। बस हो गया आंसर। अब क्या यहाँ लिख दो? क्या यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे सर P2। क्या लिखोगे? P2 के ऊपर देख रहे हैं ना P1 से, और P1 यहाँ लिख दो।
-6 K P1 था ना ये भाई, क्या था ये P1 बाय आर स्क्वायर। तो आंसर ये हो गया, नेगेटिव ही आ रहा था क्या, वो चेक कर लेता हूँ। अच्छा इन्होंने मॉड ले लिया बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, हम मॉड ले लेंगे। समझ में आया क्या, 6 K P1 P2 बाय आर स्क्वायर, मॉड ले लिया मॉड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था ना, एक थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना था, ये हो गया आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। आज हमारा टॉर्क डाइपोल खत्म हो चुका है। मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मेंस लेवल का। तो बेसिक पढ़ के आइएगा पुराने लेक्चर से, मैं बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा बैठ के यहाँ पर। ठीक है, चलो डन बच्चों, बाय बाय।